कैमरा एक्शन। एक युवा निर्देशक जो पहले सहायक निर्देशक की यात्रा पर निकले और उसके बाद उन्होंने रखा निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम। फिल्म थी तितली। उसके बाद बिन्नू का सपना आगरा और डिस्पैच जैसी फिल्में बनाकर अपनी मुकम्मल पहचान बनाई कनू बहल ने। निर्देशक कनू बहल आज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। ये है इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और राइटर भी हैं। उनका नाम है कनू बहल। कनू बहल जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। कनू जी, आपके बारे में जब मैं खोजबीन कर रही थी तो हमें पता चला कि आप आरजे रह चुके हैं। तो आरजे होना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, तो आरजे वाला अनुभव पहले साझा कीजिए। रेडियो से किस तरह का आपका जुड़ाव रहा है, दोनों बातें बताइए। जी, आपने बहुत पुरानी बात बिल्कुल खोल दिए, निकाल दिए। मेरा आरजेइंग से संबंध जुड़ा जब मैं करीब 20 साल का था। अच्छा। दिल्ली में मैं पढ़ रहा था और तैयारी कर रहा था अपने फिल्म स्कूल के एग्जाम की और थोड़ा बहुत फिगर कर रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या चाहता हूँ। तो उन दिनों में बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था। मैंने थोड़ा एडवर्टाइजिंग भी ट्राई किया, कॉपी राइटिंग ट्राई किया, थोड़ी सब चीजें करके देख रहा था कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आता है। तो उसी के चलते चलते, क्योंकि मेरे फादर खुद एक्टर थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े रहे थे और उन्होंने भी थोड़ा कुछ रेडियो किया था, तो कुछ मुझे ऐसा एक सजेशन मिला कि रेडियो भी ट्राई करके देखो। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो गया दिल्ली और वहां जाके मैंने अपना जो वो छोटा एग्जाम लेते हैं वो दिया, फिर ट्रेनिंग वेनिंग हुआ मेरा 2-3 महीने का और उसके बाद मैं जुड़ गया FM गोल्ड के साथ दिल्ली में। वहां मैंने करीब 2-2.5 साल आरजे किया और मेरे जीवन का बहुत सुंदर क्षण वहां के और ऐसी मेमोरीज हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं। मेरा सबसे पहला प्रोग्राम होता था सुबह का, तो मैं 4:30 अपने घर से निकलता था और 5 बजे तक रेडियो स्टेशन पहुंच जाता था और आधा घंटा रोज जल्दी पहुंचता था। हालांकि स्टेशन 5:30 खुलता था और अनाउंसमेंट 5:30 होती थी, बट मैं आधा घंटा पहले अकेला सुबह बैठ के म्यूजिक सुनता था। तो वो कुछ मेमोरीज जो मेरे जीवन की बहुत स्पेशल है, वो अकेला आधा घंटा गुजारना पुराने बहुत सारे सुंदर गानों के साथ मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जी। तो वहां मैंने 2-2.5 साल किया। उसके बाद फिर मैं जब फिल्म स्कूल गया कलकत्ता, वहां भी मैंने 2-2.5 साल और आरजे किया उसके बाद। क्या बात है, ये अनुभव बिल्कुल अनोखा और अलौकिक होता है जो आपने कहा ना, अकेले स्टूडियो में बैठना। हम सबका अनुभव साझा है ये कि स्टूडियो में बैठकर तेज आवाज में गाने सुनना और उसे महसूस करना, उस संगीत की धुनों को, स्वर लहरियों को महसूस करना बड़ा ही अलग अनुभव होता है। और श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात, हमें लगता है उन्हें ये बात बड़ी अच्छी लगेगी। तो क्या उन धुनों को याद करते हुए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को? आई थिंक शुरुआत करने के लिए मेरा काफी पसंदीदा गाना था जो मैं बहुत ज्यादा चलाता था अपने शोज में, शायद उसी से शुरू कर सकते हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में दर्दे दिल दर्दे जिगर, वो मैं आशिक बनाया आपने। हाँ, वो काफी चलाया करता था मैं। तो आई थिंक मे बी दैट्स अ गुड प्लेस टू बिगिन। जी, तो फिर शुरुआत यहीं से करते हैं और ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे।
कैसे रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिर ये तो आरजे का सफर आपका हुआ और रेडियो से जुड़े और संघर्ष के दिन थे, फिल्मी दुनिया में कैसे कदम रखा आपने? जी, फिल्मी दुनिया से एक तरह से मैं काफी शुरू से जुड़ा रहा ही हूँ। बम्बई की फिल्मी दुनिया से इतना नहीं, बट मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे। मेरी मदर पढ़ाती थी डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड टेलीविजन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। वो प्रोफेसर थी और थिएटर ही पढ़ाती थी और एक्टिंग ही पढ़ाती थी। और मेरे फादर, जैसा कि मैंने कहा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े हुए थे, रेपर्टरी कंपनी के साथ उन्होंने काम किया था। तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था जी। और फिर धीरे धीरे थिएटर से मेरे माता पिता टेलीविजन की तरफ आना शुरू हुए। ये अर्ली 90s की बात है, जब टेलीविजन का बूम थोड़ा शुरू हुआ था और दूरदर्शन काफी अच्छा काम करना शुरू किया था उस समय। तो उन्होंने थोड़ा टेलीफिल्म्स बनाना शुरू किया। उसमें मैंने बहुत अर्ली उम्र में, ऑलमोस्ट 12-13 साल की उम्र में, थोड़ा बहुत एक्टिंग कराना उन्होंने मुझे शुरू कर दिया, असिस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो पहले मेरा जो 12 से 15-16 तक की उम्र थी, 3-4 साल, वो मैंने बहुत ज्यादा काम किया। मतलब स्कूल होता था और स्कूल के बाद भी उधर ही घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। या फिर अगर छुट्टियां होती थी तो मेरे लिए छुट्टियां नहीं होती थी। छुट्टियों का मतलब होता था मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, या तो असिस्ट कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ। तो वो कुछ फॉर्मेटिव ईयर्स रहे मेरे, जहां मैंने बहुत बेसिक्स, प्रिंसिपल्स बहुत जल्दी सीख लिए और देख भी लिया कि कितना मुश्किल होता है। बाहर से देख के बहुत आसान लगता है, लेकिन करने जाओ तो बहुत मेहनत का काम है। बिल्कुल। बहुत लंबे घंटे हैं, बहुत ज्यादा मशक्कत का काम है एक्चुअली। आई थिंक वो सब करके कहीं बहुत अर्ली एज पे मुझे ये समझ में आ गया कि ये आसान नहीं है और इसमें बाहर से ग्लैमर देख के नहीं घुसा जा सकता। एक्चुअली करने जाओ तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो उसके चक्कर में हुआ क्या कि एज अ यंग चाइल्ड मैंने बोला ये सब मुझे नहीं करना, ये बेकार है, बड़ा काम करना पड़ता है हर समय। क्योंकि मैं रात को सो रहा होता था, बच्चा था, 2 बजे रात को मुझे उठाते थे, चलो शॉट आ गया। तो नींद का कोई भरोसा नहीं, खाने का कोई भरोसा नहीं। और ये सब आप देख रहे हो, अपने माता पिता को देख रहे हो, 72 घंटे शूट चल रहा है बिना रुके हुए, शूट करते जा रहे हैं। तो आई थॉट ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझे नहीं करना। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं शायद उतना फल मिल रहा है क्या, नहीं। ये सब सवाल मैंने पूछने शुरू किए। तो 2-3 साल फिर मैंने माता पिता को बोला कि मुझे नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा। फिर मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। बट फिर 18-19 साल की उम्र पे मैंने इंटरनेशनल सिनेमा डिस्कवर किया। सडनली मैंने किज़लाउस्की देखा, रेड ब्लू वाइट देखी, कियारोस्तामी की फिल्में देख ली, क्यूब्रिक देख लिया। तो जैसे जैसे मैंने इंटरनेशनल सिनेमा डिस्कवर किया, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही है। अगर इस तरह का भी काम होता है तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड हूं। और फिर आई थिंक कोइंसिडेंटली ये हुआ कि क्योंकि घर पे ही क्रिएटिव लोग थे तो मुझे बड़ी जल्दी ये भी पता चल गया कि अच्छा फिल्म स्कूल होता है। और मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं फिल्में करना चाहता हूं और अच्छे से बनाना चाहता हूं तो मैं फिल्म की हिस्ट्री को पहले समझना चाहता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि अभी तक क्या हो चुका है, ताकि होपफुली जो मैं बनाऊं वो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाए या आगे लेके जाए। मैं कहीं वही ना करता चलूं जो और सब कर चुके पहले हो चुका है। तो मेरा फिल्म हिस्ट्री में इंटरेस्ट था और मुझे ये पता था कि फिल्म स्कूल जाके आप देख सकते हो फिल्में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिनेमा को सीख सकते हो।
तो वो मुझे पता ये नहीं था कि पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो फिर मेरे को स्कूल के बाद पता चला, ओ अब तो ये तो 3 साल और वेट करना पड़ेगा, अभी तो जा ही नहीं सकते। तो फिर मैंने 3 साल काटे, उसमें मैंने बहुत सारी और चीजें करी, जैसे कि मैंने आपको कहा रेडियो उसका एक हिस्सा था, बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि मेरे को एंसिलरी नॉलेज सारी मिल जाए, मैं थोड़ा हर स्ट्रीम को समझ लूं, ताकि जब तक मैं फिल्म स्कूल जाने के लिए तैयार हूं मैं और एक्सपीरियंसेस जोड़ चुका हूं अपने आसपास। तो वो 2-3 साल मैंने बहुत कुछ किया, ग्रेजुएशन किया साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगेन आई ट्राई टू पिक अप अनदर फैसेट देयर। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर ही करना है या कुछ ऐसे ही करना है। मैंने सोचा मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा ग्रेजुएशन में, ताकि थोड़ा वो भी मुझे समझ हो। एंड देन आई वाज फॉर्चुनेट, फिर मैं SRFTI कोलकाता में मेरा सिलेक्शन हो गया, वहां चला गया, 3-3.5 साल वहां फिल्म पढ़ा और थोड़ा अपना काम किया एज अ स्टूडेंट। तो इस तरह की थोड़ी जर्नी पे निकल गया और वो जर्नी बनती गई अपने आप, बिकॉज थोड़ा घर में माहौल ऑलरेडी था ही शुरू में। जी, बड़ी दिलचस्प यात्रा है आपकी। अच्छा लग रहा है सुनते हुए।
खून बहाउंदी है जुगनी डम 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 खून बहाउंदी है जुगनी आजा आजा हथ न आउंदी 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 है हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी हाँ मैं जुगनी ते मरना जुगनी हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी हाँ मैं जुगनी ते मरना जुगनी आपकी फिल्मों की ओर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने भी जिक्र किया पिता का। आपके पिता ललित बहल, हम सभी ने उनके धारावाहिक देखे हैं। अफसाने सीरियल बड़ा ही हिट हुआ था और सब काम धाम छोड़ के हमें स्कूल के दिनों में वो देखा करते थे। वो बड़ी अलग दुनिया थी दूरदर्शन वाली। तो ललित बहल जी के बारे में कुछ बताइए, अपने पिता के बारे में। उनसे फिल्मी दुनिया की कौन सी बारीकियां आपने सीखी और कौन सी ऐसी बात सीखी जो स्कूल में तो जाहिर सी बात है, इंस्टीट्यूट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन माँ पिता पहले शिक्षक होते हैं घर से करके, क्या सीखा अपनी माँ और पिता से? जी, पिताजी से तो मैं ये बोलूंगा सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वो थी मेहनत और क्या बात है, फोकस। ज्यादातर मैं क्या देखता हूं, और ये चीज मैंने फिल्म स्कूल में भी बहुत नोटिस करी जब मैं कलकत्ता गया था पढ़ने। मैंने ये चीज नोटिस करी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मैं जब फिल्म स्कूल गया था मैं उससे पहले ऑलमोस्ट 7-8 साल प्रोफेशनली आप बोले तो काम कर चुका था, इवन एज अ चाइल्ड। पर बहुत सारे लोग जो फिल्म स्कूल आते हैं ना, बच्चे इधर उधर से देश के बहुत अलग अलग कोनों से आते हैं। ज्यादातर लोग बस फिल्में देख के आते हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे ही वो पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी फिल्में देखना शुरू करते हैं, उनको लगता है मैं तो बन गया, अब मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वहां तक पहुंचने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो मैं आई थिंक उस मामले में थोड़ा फॉर्चुनेट था। और मैं अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं कि अपने पिता के साथ स्पेसिफिकली काम करते हुए मुझे उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी थी कि फिल्में बनाने का जो तुम्हारा रीजन है वो करेक्ट होना चाहिए। ये तुम किस लिए करना चाहते हो, क्योंकि ये करने के लिए ये करना पड़ता है जी। ये सिर्फ ग्लैमर वाला काम नहीं है। इवन दो वो खुद एक्टर भी थे और शायद एक्टर्स के लिए इजियर होता है कंपेयर टू डायरेक्टर्स और अदर पीपल हु आर कनेक्टेड विद फिल्म मेकिंग। तो हार्ड वर्क, मदर से आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा ये सीखा, टू बी ओपन, टू बी वेरी बैलेंस्ड, बिकॉज बैलेंस्ड होना कितना जरूरी है। अगर आप फिल्म से जुड़े हुए किसी भी प्रोफेशन में हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अच्छे फेजेस भी गुजरते हैं जब आपका काम भी अच्छा हो रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है, उसको रिकग्निशन भी मिल रहा है। बुरे फेजेस भी आते हैं जहां कुछ साल कुछ काम नहीं हो रहा है, या आपने कुछ बनाया और वो उस तरह से नहीं आ पाया जिस तरह से आपने सोचा था। तो इन तरह के उतार चढ़ाव की लाइफ को अगर आप एक तरह से जीना चाहते हैं, उसमें बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है, अपना संतुलन बनाए रखना हर समय वो, और नए नए एक्सपीरियंसेस को ओपन रहना, हमेशा क्यूरियस रहना, अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखना। और आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज जो दोनों ही पेरेंट्स एक्चुअली मैं सीखा, स्पेसिफिकली बिकॉज आई थिंक वो एक्टर्स थे और वो हमेशा ही किसी फॉर्म में अलग अलग किरदार जी रहे होते थे। इवन जब मेरी माँ कुछ लिख रही होती थी तो बहुत सारे किरदार एक साथ जी रही होती थी, तो बहुत सारे किरदारों के पॉइंट्स ऑफ व्यू उनके अंदर होते थे, क्योंकि हर किरदार को वो सच्चाई से लिखने की कोशिश कर रही होती थी। तो ये जो एम्पैथी है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं सीखा कि हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और उसके लिए जो इंसान में एक एम्पैथी होना जरूरी है, जुड़ाव होना जरूरी है, जाके किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सको हमेशा। आई थिंक वो बहुत एक की लेसन बहुत अर्ली मुझे मिला इस वजह से।
जी जी। एक गाना अपनी माँ को डेडिकेट करेंगे आप? मेरी माँ का फेवरेट गाना ही बजा देते हैं। जी, कौन सा? पिया तो से नैना लागे रे। वाह भाई, गाइड फिल्म का गाना। तो सुनते हैं ये गाना। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। कनु जी, बड़ी अच्छी बात आपने बोली। माँ आपकी नमरिंद्र बहल जी, आपने कहा कि वो लिखती थी तो बहुत सारे किरदार जीती थी। तो मुझे बिल्कुल अनुभव है कि जब हम कहानी लिख रहे होते हैं तो उस किरदार में बिल्कुल घुस जाते हैं और उसी किरदार के साथ रोते हैं, हंसते हैं। उस समय अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो बड़ा गुस्सा भी आता है, कई बार झुंझलाहट ऐसा भी होता है। तो माँ का वो रूप कभी देखा आपने? हमेशा माँ का एक अच्छा ममतामयी रूप होता है, वो प्यारा सा रूप, गुस्से वाला रूप। थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। आई थिंक मेरी माँ उस चीज में बहुत सक्षम है कि वो प्यार वाला रूप भी दिखा देती हैं, डांट वाला भी दिखा देती हैं, और जब उन्हें डांटना होता है, फटकारना होता है, कुछ समझाना होता है थोड़े गुस्से से, तो वो भी कर सकती हैं और आपको उस डांट का बुरा भी नहीं लगने देती हैं जी। वो बाद में आके कॉम्पनसेट भी कर देती हैं, कार भी कर देती है कि आप सब भूल जाते हो जो हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इस बारे में मैंने सोचा नहीं था कि वो अपना क्रिएटिव
टाइम जो होता था वो बैलेंस कैसे करती थी, क्योंकि इससे मैं अभी खुद जूझ रहा हूँ। अब मेरा 5 साल का बच्चा है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि मैं अपना टाइम कहाँ निकालूं अब, क्योंकि अब सडनली घर में एक और प्राणी है जिसको अपना वक्त चाहिए। तो एक्चुअली स्ट्रेंजली कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी वजह से या मुझे बड़ा करते करते उन्हें उनका टाइम नहीं मिल रहा है या उनका स्पेस नहीं मिल रहा है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बाकी तो नॉर्मल जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है तो मार पिटाई हमारी भी चलती ही थी। और पढ़ाई के समय एक स्ट्रिक्ट फेस भी था उनका, जहां वो ये चाहती थी कि आप ये कर रहे हो तो अच्छे से करो, पढ़ाई में भी लैप्स नहीं होना चाहिए, लैक नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो उस समय उनका स्ट्रिक्ट रूप भी बाहर आ जाता था। और जब वो नहीं हो रहा होता था तो बहुत प्यार भी करती थी। कुछ ऐसा भी था कि कुछ साल मैं जब 11-12 साल का हुआ तो मुझे दिल्ली मूव कर दिया गया, तो मैं अपने पिताजी और अपनी दादी माँ के साथ बड़ा हो रहा था। अच्छा। क्योंकि मम्मी नौकरी करती थी पटियाला में, तो वो मंडे टू थर्सडे वहां रहती थी और मैं उनसे मिलता ही था सिर्फ वीकेंड पे। फ्राइडे सैटरडे संडे वो दिल्ली आती थी। तो मुझे कुछ साल तो ज्यादा टाइम मिल भी नहीं पाया उनके साथ। तो यही होता था कि जब वो होती थी तो बस माँ है पास में तो किसी तरह वो वक्त गुजार लो उनके साथ जितना मिल रहा है। बट पहले कुछ साल 9, 10, 11 साल तक पढ़ाई पे एक स्ट्रिक्ट सा माहौल होता था और कुछ घंटे दिन के वो होते थे जहां बिल्कुल सब रोना चिल्लाना, लेकिन पढ़ाई में ध्यान देना होता था। और अदरवाइज बहुत एक केयरफुल मदरली प्रेजेंस भी होती थी। फिर बाद वाले सालों में तो कुछ साल निकले जहां मैं इतना समय जितना मैं चाहता था उनके साथ उतना बिता भी नहीं पाया। बड़ा ही जज्बाती होता है वो लम्हा जब माँ से आप दूर हो रहे होते हैं, माँ के लिए भी और संतान के लिए भी। हम सब इसके भुक्तभोगी हैं। कोई ऐसी यादगार बात है, कोई यादगार घटना हो तो साझा करना चाहे तो बताइए। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्पेशल या अलग मैं बोलूंगा। बाकी बच्चों या यंग लोगों की तरह ही था, नटखट था, बहुत शरारत और आरत करता था। मेरे अपने फेजेस भी थे। जब डांट तो पड़ती होगी आपको कस के। डांट पड़ती थी बहुत मार भी पड़ती थी। चोरी वोरी भी करता था। अच्छा। मतलब बाहर नहीं, घर से ही। घर में पैसे चुरा लिया, पैसे वैसे चुरा लिए, चुरा के खा लिया। हाँ, तो वो सब करता था बाकी बच्चों की तरह। तो कभी पकड़ा जाता था तो बहुत मार पिटाई होती थी। मतलब इसी तरह के यूजुअली इंसिडेंट। पहले अनुशासन बहुत था ना जी। तो एक तरह से वैसे देखा जाए तो मैं काफी बैलेंस्ड भी था, शरारती भी था, लेकिन एक तरह से बहुत जिसे पंजाबी में बोलते बीबा बच्चा भी था। मतलब मैं घर में थोड़ा सा नटखट था चाहे, बट ओवरऑल शांत लड़का था और इतना ज्यादा प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के लिए क्रिएट नहीं करता था। तो बाहर जाके उस समय के बारे में अब सोच रहा हूं तो मैं इस तरह याद कर रहा हूं कि एक अवेयरनेस थी कि अपने परिवार के प्रति आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप घर से बाहर जाते हो, घर के अंदर जो करना है करो, घर के अंदर की बात अलग है। तो घर में सारी शरारतें सब नटखट चीजें करता था, बट अदरवाइज बाहर जाके काफी डिसिप्लिन था। आप अगर मुझे बोल दोगे इतने बजे वापस आना है तो मैं इतने बजे वापस घर आ जाऊंगा। क्या बात है। या फिर एटलीस्ट कोई एक मैसेज भेज दूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं। वो बचपन से ही वो डिसिप्लिन था कि आप इतने बजे बोल के गए हो, इतने बजे आ जाओगे, वहां होने चाहिए। जो समय है समय से चीजें करनी है। मतलब बहुत अर्ली एज पे 5-6 साल की उम्र पे मैं खुद ही रात को अपना बैग बनाता था, कपड़े वपड़े फोल्ड करके रखता था, शूज पॉलिश करता था। तो मतलब वो मेरा आदत बना दिया गया था कि ये तुम्हारे काम है, ये करके ही सोना है। तो उस तरह का डिसिप्लिन भी था, बट साथ साथ ये फ्रीडम भी था कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। आप करो आपको जो करना है, बट ये बेसिक चीजें, ये बेसिक डिसिप्लिन नहीं हिल सकता। उस तरह का कुछ एक मिक्सचर था। बिल्कुल। तो इसमें तो माँ का रोल बहुत बड़ा होता है और हम मम्मी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ये सिखा पाना। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं जी। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का। वैसे तो मतलब गाइड के सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, बट तेरे मेरे सपने इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। एक रंग है, ऑल टाइम फेवरेट्स। क्या बात है। तो सुनते हैं गाइड फिल्म का ये गाना। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे
अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। खिलना मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुना और अब हम आते हैं आपकी फिल्मों पर। फिल्म डिस्पैच के बारे में हमें बताइए, इसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, निर्देशित करने का आइडिया कहाँ से आया डिस्पैच? जी, ये कहानी डेवलप होनी शुरू हुई थी आई वुड से अराउंड 2017-18 के करीब ये डेवलप होनी शुरू हुई थी जी। और ओरिजिनल आइडिया कुछ यहाँ से आया कि मैं देख रहा था आसपास काफी सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे थे जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को लेके, और एक ओवरऑल मुझे ऐसा लगा उस समय कुछ एक हम बड़े इंटरेस्टिंग से इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे थे जहां मुझे लगा जर्नलिज्म भी अब थोड़ा सा बदल रहा है। वो जो एक पुश था डिजिटल का जर्नलिज्म में और जिस तरह से जर्नलिज्म को देखा जाता था, उसका फीलिंग कुछ ऐसा आना शुरू हुआ कि कुछ तो बदल रहा है, शायद हमें अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। वेस्ट में हमने वो बदलाव पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया था, बट अब वो हिंदुस्तान तक पहुंच गया है और वो कुछ सीरियस तरह से चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं, ये मुझे लगना शुरू हुआ था। और इसका कुछ एक इम्पोर्टेंस
फुली मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा कचोटना शुरू हो गया था। मुझे लग रहा था यहाँ कुछ है जिसके बारे में मुझे शायद बात करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तो वहां से, उस नीड से, वो जो थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग थी वहां से शुरू हुआ। और फिर मैंने और मेरी को राइटर जो थी फिल्म पे, ईशानी बैनर्जी, हम दोनों ने रिसर्च करना शुरू किया साथ में। और जर्नलिज्म, जैसा कि हम सबको मालूम है, फोर्थ पिलर माना जाता है, वो हमारी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जी। तो रिसर्च करते करते हम दोनों को ये समझ में आया कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जैसे बोला जाना चाहिए, तो वो अंदर से ये कहानी कहना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी चोज द कैरेक्टर ऑफ जॉय, जो हमारा मेन जर्नलिस्ट है, जो खुद करप्ट है, जो खुद करप्ट है इन द सेंस कि वो अपनी छोटी नीड्स के लिए, उसको एक घर चाहिए, उसका एक अफेयर चल रहा है, उसको एक यंगर लड़की पसंद है, उसको अपनी किताब लिखवानी है, अपनी छोटी चाहतों के लिए वो एक के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज करता जाता है। और कॉम्प्रोमाइजेस करके वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जहां वो कुत्ते की मौत मरता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम अंदर से ये बनते जाएंगे और अगर हम इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा कर देंगे और अपनी एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जीवन के मुश्किलातों से जूझने के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे या उनके पीछे जाके छुपेंगे, तो हम सबके साथ यही होगा। तो इस तरह की हम कोई कहानी कहना चाह रहे थे कि नॉर्मली हम सब फिल्म प्रोटैगनिस्ट बन के जीते हैं, देखते हैं, तो हम एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे थे जो आपको इतना अनकंफर्टेबल करे इन हिज नॉर्मल वे। शायद वो छोटे उस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हम सब करते हैं, तो उसके कंधे पे ये प्रोटैगनिस्ट वाली बंदूक रख के हम चलाना चाह रहे थे, ताकि बाय द एंड शायद ऑडियंसेस को ये मौका मिले सोचने का कि क्या हम भी अपनी सोसाइटी के डीके में अपने छोटे तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या सिर्फ इतना आसान है ये बोलना कि दुनिया खराब होती जा रही है, पर उसी दुनिया में हम भी रहते हैं, हमारा क्या रोल है उस दुनिया का बनने में? इस तरह का हम कुछ डिस्पैच के थ्रू बात करना चाह रहे थे। और बड़ी कुशलता से दिखाया है, पत्रकारिता की जटिलताएं सामने आई हैं और पत्रकारिता के बहुत सारे पहलू को उजागर किया है, और हमें लगता है हम सबको देखनी चाहिए फिल्म। बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। सिकंदर हो सिकंदर,
नम होती है, आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी जी ने, तो एक पत्रकार है जिसमें वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, फिर नई प्रेमिका को चुनता है, वगैरह वगैरह। तो मनोज बाजपेयी जी से एक्टिंग करवाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, इतना गजिन रोल को कितना आसान रहा, उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए श्रोताओं को। उनके साथ काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और इतनी सेमिनल फिल्में वो कर चुकी हैं जो हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस एक्टर हैं। मैं उनसे क्या ही अलग एक्टिंग करवाऊंगा। वो आए, उन्होंने किरदार के साथ जो करना था वो किया और काफी कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस रहा। हम लोग जो अंडरलाइंग थीम्स थे फिल्म के, उसके बारे में जितना बात करना चाहते थे कर पाए। वर्कशॉप में काफी टाइम स्पेंड किया किरदार के रिदम्स को ढूंढते हुए, तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। अभी एज आई सेड, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं एज ए डायरेक्टर उनसे एक्टिंग करवाना मेरा कभी गोल था भी नहीं, क्योंकि यूजुअली मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ। स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मैं
सीन्स नहीं पढ़ता हूं फिल्म से। मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप किस तरह से उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका वो पूरा जी ले, ताकि जब आप शूट पे जाएं तो आपको वो पता हो। आप सिर्फ उस दिन सुबह सेट पे नहीं आए। अगर ये 50-52 साल का आदमी है जॉय बाग, तो मेरा काम ये है कि 2-3 महीने जो वर्कशॉप के हैं इसमें आप डे 1 0 जब वो बच्चे की तरह रोया था इससे लेके 52 साल तक फिल्म शुरू होने से पहले ये पूरा जीवन में आपको कंप्रेस्ड कैप्सूल्ड वे में इसका एक्सपीरियंस आपको करा दूं जितना हो सके, बिल्कुल, ताकि आपके अंदर रम जाए वो इंसान। और उसके बाद जब हम जाएं शूट करने तो आप ही उसको इतना जानते हो कि मुझे फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा काम बहुत छोटी एडजस्टमेंट्स रह जाता है, क्योंकि एक्टर जब एक मोमेंट में होता है तो वो बहुत सारी चीजों से जूझ रहा होता है, बहुत सब कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिल्म ऐसा मीडियम है थिएटर से अलग, क्योंकि थिएटर एक आप फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, पर फिल्म में आप पास भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो फिल्म में हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है जिससे आप एक्टर को देख रहे होते हो। तो कभी कभी एक्टर इतनी सारी चीजें परफॉर्मेंस में कर रहा होता है और वो उस पर्सपेक्टिव पे नहीं होता जहां कैमरा लगा है। तो कभी कभी आप यहां से कुछ ऐसी चीजें देख सकते हो जो परफॉर्मर को नहीं पता चल रही, और आप कुछ एडजस्टमेंट्स ट्रूथ के लिए करते हो, परफॉर्मेंस के लिए नहीं करते हो। आप जाके एक्टर को बोलते हो यार थोड़ा ऐसा 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 माइट मेक इट फील बेटर। सो अगर आपने प्रेपरेशन अच्छी करी है और आपका एक्टर जानता है कि वो कौन है, तो फिर डायरेक्टर का काम वो ट्रूथ एडजस्टमेंट्स ही रह जाता है और एक कोऑर्डिनेशन रह जाता है बिटवीन ऑल एक्टर्स। सारे एक्टर्स एक दूसरे के साथ ऐसा लगे कि सेम फिल्म का हिस्सा है। जी बिल्कुल, बड़ी ही गहराई से आपने इसको समझाया। हम पर्दे पर जब देखते हैं तो बड़ा आसान सा लगता है एक किरदार को, एक एक्टर को या एक्ट्रेसेस को, तो आपने बड़े ही अच्छे से समझाया। हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो कितना मुश्किल होता है एक डायरेक्टर का काम, एक एक्टर का काम। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बात करते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? थोड़ा कुछ अलग जोन में जाएं तो प्रहार फिल्म का एक गाना बहुत पसंद है मुझे, याद पिया की आए, वो सुन सकते हैं क्या? क्या बात है, बहुत दिनों बाद ये गाना सुनने का मौका मिलेगा हमें भी। तो प्रहार फिल्म का ये गाना सुनते हैं। बेरी कोयलिया कूक सुनाए, बेरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहनों का जेरा जगाए है याद पिया की आए गाए, याद पिया की आए, याद पिया की आए राम, याद पिया की आए, याद पिया की आए, राम, याद पिया की आए, याद पिया की आए, राम, याद पिया की आए। आए राम, याद पिया की आए, बनला बाली उमरिया सुनी रे सजरिया, बाली उमरिया बाली बाली उमरिया हो, बाली उमरिया सुनी रे सजरिया, जो बन बीतो। युवा निर्देशक कनू बहल से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में।
रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।